झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पटना में सीएम नीतीश ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 12 जिलों के अधिकारियों के साथ की बाढ़ को लेकर बैठक। मौके पर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कटिहार में लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, कांग्रेस की गाड़ी को ग्रामीणों ने घेरा। स्थानीय प्रतिनिधि देने की मांग को लेकर जताया विरोध। गिरिडीह में सुबह 9 से रात 9 बजे तक वाहनों पर पाबंदी। एसपी के निर्देश पर लगाई गई पाबंदी। सिर्फ आपातकालीन सामग्री ले जा रहे वाहनों को मिली अनुमति। और मोकामा में कोरोना का कहर जारी, ग्रामीण इलाकों में सफाई अभियान चलाकर किया जा रहा है सैनिटाइज। लोगों से की सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि अब बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड में दूसरे राज्य के कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रतिबंध। दूसरे राज्यों के केवल रेफर मरीजों का ही हो सकता है इलाज। राज्य स्वास्थ्य विभाग का फरमान जारी। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में दूसरे राज्य के कोरोना मरीजों के इलाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे राज्यों के केवल रेफर मरीजों का ही हो सकता है इलाज। राज्य स्वास्थ्य विभाग का फरमान जारी हो गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, झारखंड में दूसरे राज्यों के कोरोना मरीजों के इलाज पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? कहना है कि जो मरीज रेफर किए जाएंगे सिर्फ उन्हीं का इलाज होगा। बिल्कुल कंचन, आज झारखंड में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि दूसरे राज्य के जो मरीज होंगे उनका इलाज अब झारखंड में संभव नहीं होगा। क्योंकि लगातार राज्य सरकार को ये खबर मिल रही थी कि बहुत संख्या में जो दूसरे राज्य के मरीज है, आप कह सकते हैं कि बंगाल और झारखंड, कह सकते हैं बिहार के कई मरीज जो है वो झारखंड में जिनका इलाज चल रहा था। हालांकि राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रहा है, 10,000 से ज्यादा हो चुका है संक्रमितों का मामला। व्यवस्थाएं कहीं न कहीं चरमरा गई है, लोगों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा। अस्पतालों में बेड की कमी है, जांच की जो रफ्तार है उसमें कमी है, जो जांच कराई जा रही है उसकी रिपोर्ट देरी से आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये कारण है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि हम अपने राज्य के जो लोग हैं उनको ही सही तरीके से जो पूरा इलाज दे सके, इस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान हालात को देखते हुए जो दूसरे राज्य के मरीज होंगे उनका इलाज अब यहाँ संभव नहीं होगा। हालांकि एक कंडीशन उसमें जरूर रखा गया है कि अगर कोई मरीज रेफर होगा प्रॉपर वे में दूसरे राज्य से, तो उनका इलाज भले संभव हो सकता है झारखंड में, लेकिन यूं ही कोई भी दूसरे राज्य से आकर के अब झारखंड में अपना इलाज नहीं करा पाएगा। देखिए, आपको याद होगा कंचन की अभी कुछ वक्त पहले जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ा था तो अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह का एक फैसला लिया था और उस फैसले का पुरजोर विरोध हुआ था, जिसके बाद केजरीवाल को फैसला वापस लेना पड़ा था। तो कहीं न कहीं देखिए, झारखंड में एक बड़ा फैसला जरूर लिया गया है कोरोना मरीजों को लेकर के। दूसरे राज्य के जो मरीज होंगे उनका इलाज नहीं होगा। देखिए, बिहार और झारखंड की अगर परिस्थिति को आप समझे तो ये दोनों राज्य एक तरह से हो सकता है कि वो क्षेत्र के आधार पर दोनों राज्य अलग अलग हों, लेकिन अगर कह सकते हैं कि सांस्कृतिक आधार पर या संबंध के आधार पर ये दोनों राज्य कभी अलग नहीं लगते हैं। तो बहुत सामान्य सी बात है कि इस राज्य के मरीज उस राज्य और उस राज्य के मरीज इस राज्य आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। कई जिले आपस में सटे हुए हैं, तो ये फैसला से निश्चित तौर पे जो सीमा क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र के आसपास के जो जिले हैं उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। और एक बात मैं कंचन आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड बिहार की तुलना में झारखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो थोड़ा उन्नत जरूर है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो बिहार के कई जिलों से ट्रांसफर होते हैं झारखंड के कई जिलों में। रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, पीएमएच एक बेहतर अस्पताल है, तो वो दूसरे राज्य के मरीज यहाँ शिफ्ट किए जाते हैं। तो ऐसे कहीं न कहीं नवीन, अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तकरीबन 10,000 के पार पहुंच चुका है। ये भी एक अपने आप में एक चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात तो ये है कि 10,000 मरीज ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं और इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो 45.1 पर आकर के रुक गया। तो सबसे बड़ी बात है, एक वक्त था जब झारखंड का रिकवरी रेट राष्ट्रीय रिकवरी रेट से बहुत ज्यादा था, तकरीबन 89% के आसपास, और आज जो वर्तमान हालात है राज्य के
वो 45.1% रिकवरी रेट अभी वर्तमान में झारखंड का है और नेशनल रिकवरी रेट अभी 70 के पार है, माने 89% कह सकते हैं आप। तो ये एक चिंताजनक हालात जरूर है। और इसके अगर झारखंड के पड़ोसी राज्यों की अगर आकलन आप करें रिकवरी रेट के मुकाबले में, तो बिहार भी इससे बेहतर रिकवरी रेट में है। छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट अच्छा है, बंगाल भी लगभग ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन 3-4 राज्यों में झारखंड का रिकवरी रेट थोड़ा सा कम जरूर है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे राज्यों के सिर्फ रेफर मरीजों का ही यहाँ इलाज होगा और साथ ही लगातार अगर हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ आंकड़ा भी 10,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। कहीं न कहीं एक चिंता का जो विषय वो जरूर है और ऐसे में यहाँ ये फैसला राज्य स्वास्थ्य विभाग के फरमान यहां जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अड़े माह के नीक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसके जरिए 12 जिलों के अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर यहां बैठक की गई। बैठक में आपदा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि बाढ़ से 12 जिलों के 101 प्रखंड के 36 लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। समीक्षा बैठक के समय मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी अगस्त और सितंबर बाकी है और अगस्त से सितंबर में ही ज्यादा बाढ़ आती है और आने वाले समय के लिए पूरी तैयारी अभी से करनी होगी। इसी के साथ सीएम ने कोरोना पर कहा कि कोरोना के बारे में पता नहीं है कि कब, कौन और कहां संक्रमित हो जाए। रिलीफ कैंप में सबको मास्क दें और डॉक्टर्स का इंतजाम रखें। साथ ही रिलीफ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनकी कोरोना टेस्ट करवाए जाए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में यहां एंटीजन की किट की संख्या बढ़ाने में यहां इजाफा किया जाए। इन तमाम चीजों को बढ़ाया जाए और तैयारी की जाए। शुरू से ही अब इसकी तैयारी करनी होगी क्योंकि अगस्त और सितंबर महीना जो है इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हालांकि कई साल नहीं हुआ है, बहुत कम दिन ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा शुरू से हो रहा है। लेकिन अभी तो और ज्यादा संभावना जो है अगस्त का और सितंबर का, तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग को चलना है। इतने ही से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सर। और हम डे 1 से इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लगातार यही बात शुरू से कह रहे हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखिए कि और जो बढ़ेगा फ्लो तो वैसी स्थिति में और जिसकी संभावना है अभी ये आपका जुलाई महीना है, ये जुलाई महीना कोई उतना ज्यादा नहीं मान करके चला जाता है। हुआ और काफी असर पड़ा है। अब जो 36 लाख की बात है वो हो गया होगा 40 लाख के करीब। ये आपका जो रिपोर्ट अभी आया है वो बढ़ करके शाम तक, रात तक या सुबह तक आ ही जाएगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और बिहार झारखंड के अपडेट्स के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कटिहार में कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवासन देवी के सामने लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ये प्रदर्शन आजमनगर प्रखंड के लोगों ने किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से स्थानीय प्रतिनिधि देने की मांग को लेकर यहां विरोध भी जताया गया। मौके पर कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदवा विधायक और एनसीपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
आपको बता दें कि बाढ़ के हालात का दौरा करने गए कांग्रेस की गाड़ी पर ग्रामीणों ने यहां उन्हें घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया। बताते चले कि शकील अहमद कदवा को और यहां तोकीर आलम को पिछली बार कांग्रेस के प्राणपुर से टिकट दिया गया था, जबकि इशरत परवीन एनसीपी के टिकट पर प्राणपुर से चुनाव लड़ी थी। और ये सभी लोग कटिहार के अलग अलग विधानसभा के रहने वाले हैं। अभी प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष आए हमारे यहाँ पर और बार बार बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है। प्राणपुर का बेटा सब दिन वोट देने का काम किया, लेकिन यहाँ का बेटा कभी विधायक नहीं बना। हम मांग करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि आजमनगर का लोकल बेटा चाहिए और यहाँ का स्थानीय बेटा चाहिए, और यहाँ का बेटा का टिकट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और आजमनगर का बेटा को विधायक बनाएंगे। जब तक बाहरी आदमी यहाँ से नहीं जाएगा, जब तक बाहरी आदमी को टिकट देगा, तब तक यहाँ का बेटा नहीं जीतेगा, तो प्राणपुर विधानसभा में कार्य नहीं होगा। हमको बाहरी नेता नहीं चाहिए। बाहरी जो है अदर प्रखंड से जो भी नॉमिनेशन करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हमको लोकल क्षेत्रीय स्थानीय जो है प्रखंड नेता चाहिए। अभी आप गाड़ी रोके हुए थे क्यों? इसलिए कि बाहरी जो है कैंडिडेट को हमको नहीं चाहिए, हमको देसी कैंडिडेट चाहिए जो हमारे प्रखंड का, प्राणपुर प्रखंड का, प्राणपुर क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का हो। तो इसलिए हम बाहरी जो है, बाहरी से जो भी आएंगे हम उसका विरोध करते रहेंगे। तो वहीं कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से गिरिडीह में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है और गिरिडीह के सभी मार्गों पर चेक नाका बना दिया गया है। वहीं यहां नाके पर मौजूद एएसआई प्रमोद कुमार ने कहा कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु के निर्देश पर पाबंदी लगाई गई है और सिर्फ आपातकालीन सामग्री ही यहां से ले जाने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 को देखते हुए हमारे श्रीमान उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय के आदेशानुसार ये नो एंट्री लगाई गई है, जो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहती है। इसमें हम लोग खाद्य सामग्री, दवाई, मैंने जरूरत के जितने भी मैंने सामान की मैंने जो भी गाड़ियां हैं वो सबको लोग छोड़ देते हैं। बाकी सब गाड़ियों को नो एंट्री में एंट्री नहीं मिलती। तो बिहार में भले ही कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मोकामा में अब इस वायरस का कहर टूट पड़ा है। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस वायरस के फैलने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। हालांकि प्रशासनिक और अधिकारियों ने कोरोना की जंग में अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में सफाई अभियान के साथ साथ सैनिटाइज का काम किया जा रहा है और इसी के चलते पदाधिकारी ने लोगों से धैर्य रखने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इस संक्रमण को रोकने के लिए नगर परिषद पूरी तरह तैयार है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव चारों तरफ चल रहा है। साथ में हम लोग चूना और ब्लीचिंग का मिक्सचर भी नाला में अप्लाई कर रहे हैं और ये भी हम साथ में देख रहे हैं कि सब कोई मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबसे जरूरी चीज़ है जो अवेयरनेस है, तो सब लोग अब काफ़ी अवेयर हैं और यहाँ टेस्टिंग भी शुरू की जा चुकी है, इसलिए अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन पलामू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में यहां वीरोलॉजी और साथ ही डायग्नोस्टिक्स लैब का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर उपायुक्त पलामू शशि रंजन ने लैब शुरू होने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये जिले वासियों के लिए गौरव की बात है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन पलामू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में यहां वीरोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स लैब का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर उपायुक्त पलामू शशि रंजन ने लैब शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत जिलेवासियों के लिए कहीं न कहीं गौरव की बात है और इससे जिलेवासियों को काफी मदद भी पहुंचेगी। ऑनलाइन उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा किया गया और साथ ही इस पूरे लैब का अवलोकन भी किया गया। लैब पूरी तरह से तैयार है। आगे प्रजा फाउंडेशन और जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया।
तो मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ को लेकर बैठक की गई है। ये बैठक प्रखंड कार्यालय परिसर के सभा भवन में प्रखंड प्रमुख रीता देवी की अध्यक्षता में यहां शुरू हुई है। नगर और प्रखंड की सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से एक स्वर में अपने पंचायत को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया है और राहत सामग्री, किसानों की फसल क्षति मुआवजा और बाकी की मदद देने की मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ के शुरुआती दौर में अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि यहां पर सीकरआना के टूटे तटबंध की वजह से बाढ़ से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो मोतिहारी की हम बात कर रहे थे। मोतिहारी के सुगौली में बाढ़ को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर के सभा भवन में यहां एक बैठक हुई है। आपको बताते चले कि इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठे हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई है। यहां इस बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उसमें यहां सभी तरह की मदद पहुंचाई जाए, किसानों की मदद की जाए, मुआवजा दिया जाए। तो तमाम तरीके के जो बिंदु थे इन पर चर्चा हुई है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर औरंगाबाद से है। औरंगाबाद के बारून में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कई क्षेत्रों में दौरा किया है और कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया है। वहीं बिना मास्क वालों के चालान काट दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीओ वसंत कुमार राय और एएसआई अर्जुन राम ने दलबल के साथ बारून बाजार का दौरा किया और सीओ ने बताया कि जो भी लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करेगा उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो औरंगाबाद की खबर है जो आप देख रहे हैं। औरंगाबाद के बारून में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने कई जगहों का दौरा किया है और यहां कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील भी कर दिया है। बिना मास्क वालों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। सीओ वसंत कुमार राय और एएसआई अर्जुन राम ने दलबल के साथ बारून बाजार का पूरा यहां पर भ्रमण किया है। भ्रमण करने के दौरान यहां कई दुकानों को सील भी कर दिया गया और जो लोग बिना मास्क के बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि लॉकडाउन के नियमों की जो भी अनदेखी करेगा उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी और अगर बिना मास्क के आप अपने घर से निकले तो आपका चालान काट दिया जाएगा, जिसमें आपकी नहीं सुनी जाएगी। साफ तौर पर मास्क लगाने की लोगों से बार बार अपील की जा रही है। आप मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकले। इसके अलावा बाजार में भ्रमण करते हुए जो दुकानें यहां पर खुली हुई थी और बिना मास्क के लोग बैठे हुए थे उन तमाम दुकानों पर भी यहां कार्रवाई हुई है। तो वहीं शेखपुरा जिले में मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज कोरोना की जंग में उतर गए हैं। आपको बता दें कि मनु महाराज इससे पहले पुलिस महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन मुंगेर के कमिश्नर की तबियत खराब होने की वजह से उन्हें राज्य सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलते ही मनु महाराज ने जिले के आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल सहित कई जगहों का निरीक्षण किया है और तमाम लोगों को यहां जरूरी दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं। तो शेखपुरा की खबर है। जिले में मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज कोरोना की जंग में अब सामने बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोगों से मास्क पहनने की लगातार वो अपील कर रहे हैं और इसके अलावा राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है।
मुंगेर के कमिश्नर की तबियत खराब होने की वजह से राज्य सरकार ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे बखूबी निभा रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल सहित कई जगहों का निरीक्षण भी करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान यहां लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और इसके अलावा लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। तमाम लोग मास्क पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकले, ये सब निर्देश भी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और अब खबर सीतामढ़ी के बासोतरा गांव की है। पुलिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने हमला कर दिया है, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि गांव में एक सीएसपी संचालक ने लॉकडाउन के वक्त साबुन बांटे थे, जिसमें खाताधारियों से उनके अंगूठे के निशान लिए गए थे, जिसके बाद खाताधारियों के खाते से पैसे निकलने शुरू हो गए। लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तो सीतामढ़ी की यह खबर है, बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। आपको यहां बताते चले कि लॉकडाउन का जब वक्त था तो यहां साबुन बांटे गए थे। किसी एक शख्स ने आकर एसपी संचालक ने यहां लॉकडाउन के वक्त में साबुन बांटे थे, जिससे खाताधारियों से उनके अंगूठे के निशान भी लिए गए थे। हैरान करता है कि उन खाताधारियों के खाते से अब पैसे निकलने शुरू हो गए। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची तो अब लोगों का जो गुस्सा था वो चरम पर था। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने यहां पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। और अब बात करते हैं मुंगिया स्टील कंपनी की। तो मुंगिया स्टील कंपनी ने फ्री प्रमोशनल कैलेंडर लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में कुल 100 लोगों के लिए यहां पर पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 को देखते हुए किसी भी ग्राहकों को नहीं बुलाया गया था। मौके पर कंपनी के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। तो बात करेंगे सहरसा की। सहरसा जिले के यहां सोनबरसा थाना क्षेत्र के नवटोलिया सरही मार्ग में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार 2 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी ले जाया गया है। घायल एक की स्थिति को देखते हुए उसे सहरसा रेफर कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले पर छानबीन शुरू कर दिया है। तो सहरसा की ये खबर है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार 2 लोगों को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बताते चले कि तुरंत इलाज के लिए पीएचसी ले जाया गया, जहां घायल की स्थिति को देखते हुए सहरसा रेफर कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस भी अपनी तफ्तीश में जुट गई है। लगातार पुलिस भी इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। सोनबरसा राजधानी की पूरी खबर है ये, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार 2 लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सहरसा रेफर कर दिया गया है उन्हें। लगातार यहां पर अगर हम अपराधियों की बात करें तो अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। बेखौफ हौसले, बेखौफ यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। यहां 2 लोगों को गोली मार दी और गोली मारने के बाद यहां से फरार हो गए। कहाँ से? हत्या से। अच्छा, 7-8 आदमी था। कहाँ पे? मंदिर से आगे। कौन मंदिर? नवटोलिया मंदिर से आगे। आप हाँ पहचानते हैं? क्या नाम है उसका? उनका नाम पहचानते। नाम बोलिए ना, कौन है जी? कौन नाम है? क्या नाम पहचान? सर नाम नहीं सकल, लेकिन उसका याद हम बताएंगे। कहाँ का है वो? सिरही का है। सिरही का है। किस कारण से ऐसा ही घटना हुआ? कोई विवाद वगैरह था? सर कोई नहीं, वो अपना। और अब बात करेंगे अररिया की। तो अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। थाने परिसर के सरकारी आवास में चोरी की घटनाएं कई सवालों को जन्म दे रही हैं। आपको बता दें कि चोरों ने सरकारी आवास से 2011 बैच के दरोगा विमल मंडल की सरकारी पिस्टल चुरा ली, जो यहां पर लोडेड थी। वहीं दरोगा जब सोकर उठे तो उनके घर का दरवाजा खुला था और उनकी सरकारी पिस्टल वहां से गायब थी। वहीं दरोगा की पिस्टल चोरी होने से पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलने पर फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिस्टल की बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है।
मामले में राजद के जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार फेल साबित होती नजर आ रही है। अररिया की पूरी खबर है ये। आपको बताते चले कि अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये चोरी की जो घटनाएं हैं अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रही है। 2011 बैच के दरोगा विमल मंडल की सरकारी पिस्टल चुरा ली गई है, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि पिस्टल चोरी होने के बाद हर जगह यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से कौन चोरी कर सकता है, किस तरीके से दरवाजा खुला हुआ था। तमाम तरीके के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे हैं और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिस्टल की बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। इस मामले में राजद के जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान भी संलिप्त। उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार फेल साबित होती नजर आ रही है। सरकार को आगाह फैसला करने का काम कर रहे हैं कि ये डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की, इसमें सारा तंत्र फैल हो चुका है। आप सोच रहे कि जो जनता का सुरक्षा के लिए वो थाना में आए हैं, हमारा सब इंस्पेक्टर विमल कुमार मंडल जो फारबिसगंज थाना में उपस्थित हैं, जब वो अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता नागरिक का क्या सुरक्षा करेंगे। इसी से ये डबल इंजन सरकार की पोल खुलती है कि तमाम जगह इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है। पुल बनाता, पुल टूट जाता है, अब थाना प्रभारी का पिस्टल चोरी हो जाता है, उसके रूम से हथियार चोरी हो जाता है। तो आप बताइए कि थाना प्रभारी या प्रशासन कहाँ जाते हैं, आखिर ये कहाँ ड्यूटी करते हैं। जब अपना सामान की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बिहारवासी का क्या सुरक्षा का ये गारंटी लेते हैं ये सरकार। इसका हम लोग निंदा करते हैं। आए दिन ऐसा कार्यक्रम पूरे बिहार में होते रहता है। आपने देखा होगा कि एक पत्रकार महोदय ने डीजीपी को फोन किया 4 बजे, उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया कि चट्टा रखो फोन। यहाँ पर जो है दरोगा से लेके डीएसपी से लेके एसपी से लेके विधायक और एसपी तमाम लोग ये बालू खनन में लगे हुए हैं। तो वहीं कैमूर जिले के मोहनिया चेक पोस्ट पर चेकिंग के वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस यूपी से बिहार में आने वाली सभी गाड़ियों की जांच कर रही थी। आपको बता दें कि यूपी की तरफ से आ रही एक कार को रुकवाकर जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने यहां तीनों लोगों की तलाशी लेनी शुरू की, जिनके पास से 500 और 2000 की गड्डी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। $92 लाख। 92 लाख कहाँ ले जाना था आपको? कलकत्ता। किसके हैं? 4-5 व्यापार दुकानदार है। तो कैसे आप लोग पैसा कहाँ रखते थे? जेवर में, जेवर के लिए। जेवर के लिए, जेवर के लिए जा रहे थे आप लोग? जेवर लाने। तो किनका पैसा है? 4-5 महाजन का। हम लोग का नहीं है, महाजन का। महाजन का है। कितने पैसे का काम करते हैं आप लोग? एक बार जाएंगे आएंगे 5000 रुपये मिलता है। 500 एक आदमी को मिलता है? एक आदमी को। गाड़ी किसकी है? गाड़ी महाजन की। क्या नाम है आपका? रघुवीर। कोई नेता होता जिन लोग का पैसा नहीं ना है? मोहनिया में एक उत्पाद विभाग की और पुलिस की संयुक्त चेक पोस्ट है, जिस पर प्रतिदिन उधर से आने वाले वाहनों से छोटे बड़े वाहनों की जांच की जाती है। इसी क्रम में आज एक कार से संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्ति पकड़े गए। तीनों की जब तलाशी ली गई और कार की तलाशी ली गई तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।